नमस्कार, संजय वाट में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और आज ही विश्वकर्मा दिवस भी है। विश्वकर्मा दिवस के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जन्म दिवस पड़ता है। अब प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन आज बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारियां हो रही हैं। इसमें 26,000 करोड़ रुपए का एक नया कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि के नाम से दिल्ली में उसका उद्घाटन आज करेंगे। इसके पहले सुबह उन्होंने जो आर्टिसंस हैं, जो दस्तकार हैं, कारीगर, उनके लिए एक विश्वकर्मा योजना की घोषणा की है, जिसके तहत ऐसे दस्तकारों को, हुनरमंद लोगों को जो अपनी कला में माहिर हैं, उन्हें सरकार के लिए एक स्कीम चलाएगी और उनके लिए सस्ते लोन इत्यादि की व्यवस्था करेगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के मौके पर हम उनके व्यक्तित्व का एक विश्लेषण करना चाहेंगे। हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी की जहाँ लोकप्रियता है, उनको बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं, करोड़ों उन पर फिदा हैं। भक्तों की एक बहुत बड़ी टोली है, जिसको ट्रोल भी किया जाता है। जो प्रधानमंत्री को नहीं पसंद करते हैं, उनके द्वारा भक्तों की टोली उनके गुणों का वर्णन तरह तरह से करती है और दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री जी के विरोधी हैं, वो उनको तरह तरह से ट्रोल करने का प्रयास करते हैं और उनके व्यक्तित्व की, उनकी कथनी और करने के, उनके अंतर की बातें करके उनको ट्रोल करते हैं। तो हम आज देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी में आखिर कौन सी खूबियां हैं और कौन सी खामियां हैं, जिनको लेकर लगातार वो चर्चा में रहते हैं। इनको लेकर के कुछ फिल्मों के गानों की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जिनसे प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को उजागर करने में थोड़ी मदद मिलती है। जैसे कभी तो उन्हें कहा जाता है, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, और कभी उनको भक्तों द्वारा इस तरह चित्रित किया जाता है कि अपनी अदा है औरों से जुदा, और मोदी है तो मुमकिन है ये नारा तो आप सबने सुना ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है, जो मोदी के आलोचक हैं, वो दूसरे गाने से उनका जिक्र करते हैं और वो गाना है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक। फिल्मी बातें हैं ये। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री के पिछले 9 सालों के कृतित्व की बात करें, तो हम देखते हैं कि जहां उन्होंने कुछ निश्चित रूप से बड़े काम किए हैं और देश को आगे ले जाने में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनकी वैश्विक नेता की छवि बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज वो उद्घाटन करने जा रहे हैं दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का। यशोभूमि से पहले प्रगति मैदान में आपको पता ही होगा कि एक भारत मंडपम करके एक कन्वेंशन सेंटर पहले ही वो G20 के दौरान उद्घाटन कर चुके हैं और वो भी लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था। और G20 सम्मेलन था, उसका जिस तरीके से मोदी जी और उनकी टीम ने उसका सफल आयोजन किया, उसके लिए भी उनके प्रशंसक उनकी तारीफ कर रहे हैं। दुनिया भर में तारीफ भी हो रही है, कुछ आलोचनाओं को छोड़ करके। जैसे कि एक आलोचना इस बात के लिए उनकी की जाती है कि इस पे आयोजन पर इतना भारी भरकम लगभग 4,200 करोड़ रुपए का खर्च जो उन्होंने कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मोदी जी का तो काम करने का अपना स्टाइल है और वो उसको जिस तरीके से पसंद करते हैं उसी तरीके से करते हैं और भव्य रूप से करते हैं और दुनिया में एक मिसाल कायम करने की कोशिश करते हैं। इसके पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति की स्थापना करके जो सरदार पटेल की मूर्ति गुजरात में स्थापित की थी, आज वहाँ पर पर्यटकों का तांता लगता है, तो उस पर भी भारतवासियों को गर्व हुआ था। लेकिन वहाँ भी 3,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, उसकी भी विपक्ष उसको अनावश्यक खर्च बताता है। संसद भवन और वो पूरा राजपथ को जो कर्तव्य पथ के तौर पे निर्मित किया गया और पूरा वो कॉरिडोर जिस तरीके से उस पर जो 20,000 करोड़ के आसपास का जो खर्च आया है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री की आलोचना की जाती है। हालांकि
प्रधानमंत्री जी के प्रशंसक उनकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने पुरानी संसद जो 100 साल से ज़्यादा समय जिसको बीत चुका था और जो जर्जर होने वाली थी, उसकी जगह पर समय रहते एक नई संसद भवन का उद्घाटन कर दिया और ये देशवासियों के गर्व का विषय होना चाहिए। लेकिन आलोचक तीखी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि नई संसद भवन में विपक्ष को बुलाया नहीं उन्होंने, राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया, और दूसरा जिस तरीके से धर्माचार्यों को वहाँ पर बुला करके धर्म विशेष के आगे मत्था टेका उन्होंने और सेंगोल की स्थापना करके जो धर्मदंड स्थापित किया, उस तरीके के कार्य जो मौजूदा लोकतंत्र है उसके लिए उचित नहीं है और उन्हें इससे बचना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री अपने स्टाइल में काम करते हैं और वो किसी की चिंता नहीं करते हैं। मोदी जी 25 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन कर चुके हैं, जो कि देश की पहली ट्रेन है जिसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहा जा सकता है। ये सोफिस्टिकेटेड ट्रेन जिसमें शताब्दी का स्थान लिया है। आगे चल के जब इसके स्लीपर वर्जन आएंगे तो ये राजधानी ट्रेन का भी स्थान ले लेगी। तो मोदी जी अपनी तमाम योजनाओं के लिए भी जाने जाते हैं जो पिछले 9 सालों में उन्होंने लॉन्च की, जैसे आयुष्मान योजना जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस है और कोई भी गरीब इलाज करा सकता है उसके तहत मुफ्त में। जनधन स्कीम जिसके तहत तमाम करोड़ों लोगों के खाते खुलवाए गए बैंकों में। महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई वो स्कीम अभी भी जारी है और किसानों के खातों में जो उन्होंने पैसे भिजवाने का काम किया। इसी तरीके से जो मुफ्त गैस कनेक्शन करोड़ों लोगों को दिए गए, विशेषकर महिलाओं को, गरीबों को, तो उसके लिए भी मोदी समर्थक प्रधानमंत्री की वाहवाही करते हैं। इसके अलावा आपने अभी हाल में देखा ही होगा कि चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च किया और प्रधानमंत्री जी ने उसका श्रेय लिया। हालांकि विपक्ष ने उसके लिए वैज्ञानिकों को श्रेय दिया और इसरो को उसकी बधाई दी और कहा कि इस तरीके के मिशन की आधारशिला तो कांग्रेस के जमाने में रखी गई थी। इसरो की स्थापना भी कांग्रेस शासन में हुई थी और ये मिशन उसी की देन है। इसलिए प्रधानमंत्री को इस पर अनावश्यक छाती नहीं ठोकनी चाहिए। आदित्य L1 इसके बाद मिशन शोध के लिए लॉन्च हो चुका है, वो आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से जो सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री ने की उसके लिए भी उनकी प्रशंसा की जाती है कि किस तरीके से उन्होंने आतंकी अड्डों को सेना के जरिए पाकिस्तान के अंदर घुस करके नष्ट कराने का काम किया, जिससे आतंकवाद पे बुरा सा अंकुश लगा। हालांकि जिस अंकुश की उम्मीद की गई थी वो नहीं लगा है और अभी भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इसका उदाहरण अभी पिछले ही दिनों कश्मीर में हुए 2 आतंकी हमलों से मिलता है और जिसमें हमारे 4 आर्मी के अफसर और जवान शहीद हो गए। हालांकि बाद में जो 3 घुसपैठिया आतंकवादी थे उन्हें भी सेना ने मार गिराया। लेकिन उम्मीद की जाती थी कि जो 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी कर दी थी और कहा इससे काला धन खत्म हो जाएगा और आतंकवाद पर भारी चोट हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तो काला धन खत्म हुआ और न आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हुआ। अभी भी हमले पाकिस्तान की तरफ से होते रहते हैं। नोटबंदी है उससे अर्थव्यवस्था को जो क्षति पहुंची, उससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार जो 2015 तक अच्छी खासी चल रही थी वो अचानक से डाउन हो गई, आधी हो गई विकास दर। और उसके बाद जब कोरोना महामारी आई तो विकास दर नेगेटिव हो गई और उसके बाद बड़ी मुश्किल से अब बढ़ते बढ़ते फिर से 7-7.5% पर पहुंची है। हालांकि इन आंकड़ों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सरकार सही आंकड़े GDP के नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री की जो एक अन्य उपलब्धि है उसमें राम मंदिर का निर्माण, जिसका वो श्रेय लेते हैं, पूरी पार्टी भाजपा श्रेय लेती है, सरकार लेती है। हालांकि विपक्ष का और आर्थिकों का कहना है कि राम मंदिर का निर्माण उसमें सरकार की भूमिका नहीं बल्कि वो तो कोर्ट के आदेश से हो रहा है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किया गया उसके लिए प्रधानमंत्री की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जा रही है और इसके बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में का उन्होंने विभाजन कर दिया और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 हिस्सों में बांट करके वहाँ पर उसे केंद्र के अधीन ला दिया, उसके लिए भी प्रशंसकों की
तारीफ करते हैं, जबकि आलोचक उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं, जहाँ की इस मसले पर अभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आना बाकी है। इसी तरह 3 तलाक के लिए प्रधानमंत्री को श्रेय दिया जाता है। 3 तलाक का खात्मा करके उन्होंने तमाम मुस्लिम महिलाओं के हक में एक बड़ा काम किया और इसके लिए मुस्लिम महिलाओं की प्रशंसा करती है। हालांकि मुस्लिम जो कट्टरपंथी है वो इसे लेकर उनसे खुश नहीं है। महामारी कोरोना की आई थी, उस दौरान जिस तरीके से बड़े पैमाने पर वैक्सीन का इंतजाम सरकार की तरफ से कराया गया, अरब से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई, टीके लगाए गए, उसके लिए भी प्रशंसक उनकी तारीफ करते हैं। हालांकि आलोचक कोरोना के दौरान मिसमैनेजमेंट के लिए प्रधानमंत्री की खिंचाई करते हैं और गंगा में उस दौरान जो लाशें जिस तरह से तैरती देखी गई थी और जिस तरीके से आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया गया और कहा गया कि सिर्फ 4.5 लाख लोग ही कोरोना में उनकी मौतें हुई, जबकि विदेशी संस्थाओं की तरफ से ये कहा गया कि 4.5 लाख नहीं बल्कि करीब 40-45 लाख लोग उस दौरान मारे गए थे। तो ये तमाम सवाल इनसे प्रधानमंत्री की छवि को पट्टा भी लगता है। जीएसटी की स्कीम जिस तरीके से आधी अधूरी तैयार एक साल लागू की गई और एक देश में एक टैक्स की व्यवस्था की जो बात कही थी वो बाद में सही नहीं साबित हुई और टैक्स की कई तरह लागू की गई। और इसके अलावा जीएसटी का जो पेचीदगी है उससे कॉम्प्लिकेशंस है, उससे जो व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को उससे जो परेशानी होती है, आज भी हो रही है, उसे लेकर भी मोदी जी की आलोचना की जाती है। रोजमर्रा की चीज़ों की महंगाई पिछले 9 साल में जो शुरू में थोड़ा नियंत्रण में दिख रही थी वो आगे चल के खासतौर पे महामारी के बाद से वो नियंत्रण से बाहर हो रही है और जरूरी चीज़ों के दाम, यहाँ तक कि टमाटर के दाम 200 रुपये प्रति किलो से पार हो गए थे। हालांकि अब थोड़ी सी उनमें गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन कुल मिलाकर महंगाई लोगों को कचोट रही है। नरेंद्र मोदी की आलोचना मीडिया पर अंकुश और मीडिया के प्रति सरकार के बर्ताव और रवैये को लेकर किए जाते हैं। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने पिछले 9 सालों में अपने देश में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसमें वो सार्वजनिक रूप से पत्रकारों के सवालों के जवाब देते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने विदेश में की, उसमें भी सिर्फ एक सवाल के जवाब में उनको पसीने आ गए। और हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री सिर्फ ANI को इंटरव्यू देते हैं और उसे स्पॉन्सर या प्रायोजित माना जाता है। तो इसी तरीके से गोदी मीडिया को लेकर भी प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े किए जाते हैं, उन्हें घेरा जाता है। कहा जाता है कि देश में ऐसे मीडिया तंत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने 9 सालों में खड़ा किया है जो सिर्फ सरकार की प्रशंसा, वाहवाही और जय जयकार में लगा रहता है और कभी उससे सवाल नहीं पूछता, कभी देश में आम लोगों की परेशानियों की बात नहीं करता और हिंदू और मुस्लिम और समाज में विभाजन जैसी चीज़ों पर उसका जोर रहता है। उसी तरीके की बहसें आयोजित की जाती हैं, उसी तरीके के एंकर वही बातें करते हैं और उसमें विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बीजेपी या RSS के लोग ही छद्म रूप से भाग लेते हैं, जबकि विपक्षी नेताओं की तरफ से जो प्रवक्ता या प्रतिनिधि आते हैं उनको उन बहसों में तो तवज्जो नहीं दी जाती या उनको पूरी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता और उनकी बात को बीच में ही काट कर बीजेपी या RSS की विचारधारा को ही स्थापित करने का प्रयास एंकरों द्वारा किया जाता है। और यही वजह है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अभी पिछले दिनों 14 प्रमुख एंकरों के बहिष्कार का फैसला किया है और इससे पूरे गोदी मीडिया में और उनके मालिकों में हाहाकार मचा हुआ है। वो इसको लोकतंत्र का हनन बोल रहे हैं। हालांकि पिछले 9 सालों में कहा जाता है तो लोकतंत्र का हनन वास्तव में इसी गोदी मीडिया द्वारा किया गया है और जो कि मीडिया का जो मूल चरित्र था उसको खत्म कर दिया गया है। तो संस्थाओं का जिस तरीके से हनन किया गया है, जैसे CBI है, ED है, इनकम टैक्स है और यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन पर जिस तरीके से सरकार ने नियंत्रण किया है और ये संस्थाएं की स्वायत्तता को जिस तरह से खत्म कर दिया गया है, यहाँ तक कि
न्यायपालिका है उसको भी नियंत्रित करने के भरसक प्रयास किए गए। हालांकि इसमें उतनी कामयाबी नहीं मिली है सरकार को जितनी की वो उम्मीद कर रही थी। और जब से DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश बनकर आए हैं उसके बाद से थोड़ा न्यायपालिका पर सरकार के नियंत्रण में कमी आई है और अब न्यायपालिका अपनी रीढ़ दिखा रही है। अडानी के मामले पर राहुल गांधी समेत संपूर्ण विपक्ष लगातार सरकार को और मोदी को घेरने में लगा हुआ है और प्रधानमंत्री जी उस पर जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, किसी भी सवाल का न तो वो संसद के भीतर और न संसद के बाहर कहीं भी जवाब नहीं देते। आज तक वो इससे बचते आ रहे हैं। इसी तरह से जब मणिपुर में हिंसा हुई, बड़े पैमाने पर वहाँ महिलाओं का, आदिवासियों का उत्पीड़न हुआ, हत्याएं हुई, उस पर भी प्रधानमंत्री लंबे समय तक चुप्पी साधे रहे। और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चेतावनी दी गई तब प्रधानमंत्री संसद के बाहर उन्होंने कुछ सेकंड का एक संबोधन दिया। और जब विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश किया गया तब उन्होंने संसद में बयान जरूर दिया, लेकिन उसमें मणिपुर की चर्चा बहुत थोड़े समय के लिए की और ज्यादातर समय उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर प्रहार करने में ही बिताया। दलित उत्पीड़न की घटना जिस तरीके से पिछले 9 सालों में बढ़ी है और मुस्लिमों की, अल्पसंख्यकों की उनके उत्पीड़न और यहाँ तक कि कुछ मामलों में लिंचिंग की, भीड़ द्वारा बेवजह मार दिए जाने की जो घटनाएं सामने आई उन पर सरकार और प्रधानमंत्री के रवैये और उनके रुख, उनकी चुप्पी वो भी आलोचनाओं के दायरे में लाया जाता है। तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी जानबूझ करके ऐसे मामलों को पर खामोशी बरत करके उन्हें बढ़ावा देने का काम करते हैं। संसद में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने नई संसद के उद्घाटन के दौरान वहाँ पर धर्माचार्यों को बुलाकर उनका पूजन अर्चन किया और एक सिंबल की स्थापना करके राजदंड के तौर पे लोकतंत्र से इतर जा करके पुरानी राजशाही को स्थापित करने का प्रयास किया है, उसको लेकर भी उनकी तीखी आलोचना की जाती है। और इसके लिए भी उन्हें घेरा जाता है कि इतने महत्वपूर्ण उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने न तो राष्ट्रपति को और न ही विपक्ष के किसी प्रमुख नेता को सम्मान देने की आवश्यकता समझी। हालांकि विपक्ष ने इस उद्घाटन समारोह का स्वयं ही बहिष्कार कर दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से विपक्ष को मनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसी तरह से जो EVM में गड़बड़ियां हैं चुनावों के दौरान, जिस तरीके से बीजेपी जहाँ हार रही होती है वहाँ भी कई मरतबा न सिर्फ जीत जाती है बल्कि भारी बहुमत से जीत जाती है, जैसा कि गुजरात में पिछले दिनों देखने को मिला। परिणाम आया उसमें जो प्रचंड बहुमत हासिल किया, उसके लिए भी सवाल खड़े किए जाते हैं। कहीं कहीं बीजेपी जब वो उसकी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाती है तो कहीं कहीं चुनाव में EVM के जरिए वो उसके द्वारा धांधली कराई जाती है और इसीलिए EVM पर लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी EVM को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी को नायक माना जाए या कि खलनायक, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि उनमें दोनों ही गुण दिखाई देते हैं। वो बहुत कम मौके पर सच बोलते हैं और ज़्यादातर मौक़ों पर उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता है और वो इतनी सफाई और आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते हैं कि जनता के लिए ये समझ पाना मुश्किल होता है कि प्रधानमंत्री जी वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप अपनी टिप्पणियाँ इस समीक्षा पर दीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए इसे और अपने कमेंट अवश्य दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।